कांग्रेस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील किसी ने ठोकी तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेचुरल एनिमी है कांग्रेस के, और कांग्रेस भी उनकी नेचुरल एनिमी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक खास एनिमी है कांग्रेस पार्टी के, जो सिर्फ उन्हीं का वोट बैंक खाते हैं। मैं आज भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये तय किया कि भैया आप इस आदमी को समर्थन दो और ये मुख्यमंत्री बने। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि मुझे कई बार शक होता है कि इसको ये लोग लेके आए थे पीछे से। अरविंद केजरीवाल और उस समय जो उनके साथी थे वो जंतर मंतर से फाइलें दिखाते थे और उसमें जो यूपीए सरकार के बड़े मंत्री होते थे उनके नाम लिखे होते थे और उसमें यह था कि इसमें सबूत है इनके भ्रष्टाचार का। सबसे ज्यादा निशाना जिस पे रहा वो शीला दीक्षित, उस समय की दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनके घर में एसी कितने हैं, मतलब उनपे गजब के वार किए गए जंतर मंतर से। हर लेवल पर शीला दीक्षित को विलन बना दिया गया दिल्ली में। आप कह रहे हैं कि उनके बेटे से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल जाते थे, ये आपने देखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था वो करप्शन के खिलाफ था कि हम लोकपाल लेके आएंगे। अरविंद केजरीवाल करप्शन शराब पॉलिसी को बदलने के आरोप में जेल चले गए। ठीक है, अरविंद ने कहा कि मैं भी वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूँ। शीला दीक्षित के साथ एक गाड़ी थी उनकी ग्रैंड विटारा, और एक जिप्सी आगे एक जिप्सी पीछे चलती थी। अरविंद केजरीवाल के साथ की गाड़ी एमजी ग्लोस्टर जो कि 50-55 लाख की आती है, और लगभग 7-8 इनोवा सिक्योरिटी की चलती हैं। अरविंद ने कहा कि मैं घर नहीं लूँगा। शीला जी का घर था अकबर रोड से ठीक थोड़ा सा आगे कोने पे, जिस घर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, वो घर शीला जी का था एज ए चीफ मिनिस्टर। इनका शीश महल जिसका बजट था पीडब्ल्यूडी का 8 करोड़ के आसपास, और जो जाके गया 45 करोड़ तक रेनोवेशन में। इन्होंने कहा मैं वो नहीं करूंगा। तो जो बातें अरविंद केजरीवाल ने आज तक कही या उस दौर में कही, एक एक्टिविस्ट के रूप में कही, राजनेता बनने के बाद वो सारे काम किए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमारी आपकी भेंट के बीच में एक गैप आ गया, एक व्यवधान आया, लेकिन अब ये सिलसिला लगातार पहले की तरह ही चलता रहेगा। आज के एपिसोड में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग मतलब मैं और आदेश रावल बातचीत करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव कैसे धीरे धीरे गरमा रहा है, कैसे आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध से हुआ, और जब आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध से हुआ तो पार्टी बनने के कुछ ही महीनों बाद जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या सोच के आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही। और ये जो चुनाव हो रहा है साल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो ताल ठोक ही रही है, आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ ही रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस चीज के लिए लड़ रही है? और कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव में उतरी है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, जिससे इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे वो दिल्ली का है या केंद्र का है, देश का नेतृत्व है, गांधी परिवार है, उसकी क्या उम्मीदें हैं? इन्हीं सभी मसलों पर आप लोगों की मांग भी थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आप लोग बतियाइए, तो आपकी मांग को भी ध्यान में रखते हुए ये जो हफ्ता है, ये जो एपिसोड है, वो हम लोग केंद्रित कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। लेकिन जब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की हुई, उसी दौरान मुझे महाराष्ट्र का भी ध्यान आया कि महाराष्ट्र में तो बहुत हलचल हो रही है, और बिहार में जो आंदोलन हुआ और जिस तरीके से प्रशांत किशोर आंदोलन पर बैठे, तो इन दो मुद्दों पर भी फौरी तौर पे मैं बात करने का प्लान रख रहा हूं। तो चलिए आदेश रावल से मिलते हैं और अपना सबसे पसंदीदा शो, आपका सबसे पसंदीदा शो ऑफ कैमरा शुरू करते हैं। हाँ, एक बात मुझे और कहनी है, इस हफ्ते आपके सवाल मैं नहीं ले पाया क्योंकि पिछला हफ्ता हमने शो नहीं किया था, एक रिकॉर्डेड एपिसोड आपके सामने आया था। इस हफ्ते जो आपके सवाल होंगे पहले की तरह ही लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगले हफ्ते से सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो चलिए एपिसोड देखिए। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। 1 जनवरी को क्या किया आदेश जी ने? कहाँ गए छुट्टियां मनाने, किस देश गए? मैं गाँव का आदमी हूँ, देश कहाँ जाऊँगा यार, मैं अपने गाँव में था। मैं भीड़ भाड़ का आदमी नहीं हूँ। चाहे तो इतने पैसे होने चाहिए, एक आदमी सीधा अमेरिका जाए। सीधा अमेरिका? हाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं, फिर अपना गाँव जाओ, बेस्ट। कहाँ है तो आपका गाँव?
मेरा गांव हरियाणा में, पानीपत के पास, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट पानीपत। हाँ हाँ आप जानते हैं इतिहास में दर्ज है हाँ, पानीपत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां से आता हूँ मैं। तो तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं के जाऊँ, हाँ, तो गाँव चला गया। ये पैसे वाली बात आपने ऐसे कह नहीं दी, देखो अब क्या, चाहे तो जा ही सकते हैं, नहीं ऐसा ऐसी नहीं क्या होता, बात है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फंडिंग हो जाएगी। नहीं चाहिए किसी की फंडिंग, फिर आरोप लगेंगे यहाँ पे आपके शो में कि उसका नाम नहीं लिया, उसकी फंडिंग कर रखी है। क्या है? हाँ, तो आप अपना ऐसे ही ठीक है, शांति प्रिय रहो तो गाँव क्या में। किया गांव में? देखो यार, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, टोटल रिलैक्स, कोई काम था नहीं ना, आपकी हमारी रिकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो फिर वो कुछ नहीं करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है कई बार, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। सारा दिन पड़े रहो आराम से, कुछ नहीं करना आपको। ऐसे कितने दिन बिताए आपने? 2 दिन? लगभग 4-5 दिन। 4-5 दिन? और साल? ना मैंने ट्विटर देखा, ना ट्वीट किया, कुछ नहीं। 4 दिन कुछ नहीं? टीवी भी नहीं देखा मैंने, टीवी तो मैं वैसे भी नहीं देखता, हाँ, मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स भी नहीं देखे, कंप्लीट गजब रिलैक्स। गजब। तो साल में ऐसे कितने मौके मिल पाते होंगे जो? मुश्किल से 1-2 लगा लो, क्योंकि क्या होता है ना, नए साल के मौके पे ज़्यादा खबरें नहीं होती हमारी इंडस्ट्री को लेके, तो दिल्ली में भी ज़्यादा लोग नहीं होते, एक तो वो मिल जाता है, और कभी कभी एक आध और बीच में कोई ऐसा मौका आता है, अदरवाइज तो मतलब मैं एक ही कहूँगा आप, सही तो एक ही मिलता है पूरे साल में, यही नए साल यही वाला वाला। नए साल वाला। ओके। वैसे आपको छुट्टियां मनाने अगर जाना हो, आदेश जी को छुट्टी मनाने अगर जाना हो, और जैसा आपने कहा कि पैसे भी हो आपके बैंक बैलेंस में पर्याप्त, तो कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? कोई खास वजह? अच्छा लगता है, कम पॉपुलेशन है, खुला डुला है, मतलब बहुत, और अगर वहाँ पे 5 AQI हो जाए तो वहाँ लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सोचो कितना साफ वातावरण होगा। और मतलब इसलिए मैं चाहूँगा कि जब भी मैं जाऊँ अपनी फैमिली के साथ, इतने पैसे हों कि सीधा ऑस्ट्रेलिया लैंड करो, मेलबर्न में या सिडनी में, तब। नहीं तो जब तक नहीं होंगे तब तक गाँव जाता रहूँगा। गाँव जाते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, जनवरी का पहला हफ्ता है ना, दिल्ली चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, तारीखें भी आ चुकी हैं, तैयारियां तो पहले से ही शुरू हो गई थी, मैं कहूँगा। शुरू से बात करते हैं। इस बार का अपना शो जो है वो दिल्ली चुनाव स्पेशल मैंने रखा है, और दिल्ली चुनाव पे ही बातचीत करेंगे। दिल्ली में जो सत्ताधारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी की शुरुआत हुई अन्ना आंदोलन से। मैं वहां लेकर के आपको चलना चाहता हूं। अन्ना आंदोलन के समय हमें ये दिखता था कि कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ता में थी, वो एक ऊहापोह की स्थिति वहां दिखती थी। बात करें ना बात करें, तो पहले अन्ना को गिरफ्तार कर लिया है ना, फिर वो बात करें ना बात करें, लोकसभा में चर्चा भी हुई। लालू यादव का उस समय का वो फेमस लाइन है कि हमसे पूछिए कि कैसे डील करना है, आप लोगों ने ज्यादा भाव दे दिया। क्या थी उस समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति जब अन्ना आंदोलन चल रहा था और जब आम आदमी पार्टी बन रही थी? दरअसल मैं ये कहूँगा कि इस अन्ना आंदोलन ने, जब वो हमने भी कवर किया है बड़े नज़दीक से, तब मैं एक चैनल में काम करता था, हमने भी तालियां बजाई उसमें, ठीक है। तो एक उम्मीद थी उस आंदोलन से कि, और ये सबसे बड़ा खराब समय था कांग्रेस पार्टी का और यूपीए सरकार का। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज जो कांग्रेस पार्टी का हाल इन पिछले 10-11 साल में हुआ है, 10 साल में स्पेसिफिकली, उसमें बहुत बड़ा योगदान अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल का है। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल को मैं उसके बेनिफिशियरी के रूप में देखता हूँ, तो वो सिर्फ बेनिफिशियरी हैं दिल्ली के, हालांकि बाद में पंजाब के भी हो गए, लेकिन उसका जो बड़ा बेनिफिशियरी है वो है बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि अन्ना आंदोलन था करप्शन के विरुद्ध, और उसी करप्शन के खिलाफ 2014 के चुनाव में वोट पड़ी, जो पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत लंबे अरसे के बाद, मुझे लगता है कि 1984 के बाद 2014 में बनी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। तो और उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था टीवी का। टीवी ने ये बताया कि ये सरकार जो है, जिसमें कॉल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ का स्कैम, ये सब बाहर आए, जिनकी संख्या हजारों लाखों करोड़ों में थी। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ले ली, सरकार बीजेपी की आ गई, जब कोर्ट के फैसले उनके ऊपर आए, तो बाद में उन सबको बरी कर दिया गया, कुछ निकला नहीं। और कुछ निकला नहीं। उसमें ये कहा कि ये हाइपोथेटिकल फिगर था, चाहे वो कॉल स्कैम का हो, चाहे वो 2G स्कैम का हो। तो जब मैं उसको देखता हूं, तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी बहुत कंफ्यूज थी। 4 मंत्रियों को एयरपोर्ट भेज रही है रामदेव से बात करने के लिए,
इधर ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्या करना है। अब मैं आपको उसकी उदाहरण देता हूँ, एक कहानी है इसके पीछे। हाँ, सुनाइए सुनाइए। संसद चल रही थी। मेरा सबसे पसंदीदा मौका ऑफ कैमरा में तब आता है जब आप ये लाइन कहते हैं कि एक कहानी है इसके पीछे। हाँ, तो मन खुश हो जाता है मेरा। हाँ है। हाँ। संसद चल रही थी जब आपने कहा कि लालू जी ने भाषण दिया था कि हम लोगों से पूछो हम बताएंगे। हम्म, शरद यादव ने ये भाषण दिया था, टीवी को लेके कहा था, बड़ा कटाक्ष किया था, बड़े अच्छे नेता समाजवादी थे। उसी दौरान एक सरकार में मंत्री थे, जूनियर मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने विलासराव देशमुख को कहा, हम्म, अरे फिर आपके तो इतने अच्छे संबंध अन्ना जी से, अन्ना हजारे से, आप बात क्यों नहीं करते इनसे? तो ऐसे मुड़े, तुम्हें किसी ने कहा है? नहीं, मुझे भी किसी ने नहीं कहा, बैठ जाओ आराम से। जबकि विलासराव देशमुख उस सरकार के केंद्रीय मंत्री थे और वो जो जिन्होंने इनको कहा वो एमओएस थे, युवा थे, आजकल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। तो बेसिकली ये इंतजार कर रहे थे कि कौन सोनिया गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या अहमद पटेल की तरफ से कोई उन्हें कहे तो वो बात करें, क्योंकि एकमात्र ऐसे आदमी थे विलासराव देशमुख जो अन्ना हजारे को मैनेज कर सकते थे। उनके कुछ पुराने संबंध थे महाराष्ट्र को लेके, कई बार उन्होंने महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया था तो उन्होंने उनको मैनेज कर लिया था। तो विलासराव देशमुख ने कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, ना तुम्हें किसी ने कहा ना मुझे किसी ने कहा, ना हम लोग ऑथराइज नहीं है। तो इस बात से हिसाब लगा लीजिए आप। मुझे तो कई बार पता क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस के भीतर से ही सब होने दिया गया। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे कई बार लगता है ऐसा, क्योंकि यही केजरीवाल सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शामिल होना चाहते थे। हाँ। ठीक है, यही केजरीवाल को हम संदीप दीक्षित के घर पे कई बार देखते थे। उन दिनों संदीप दीक्षित सांसद थे और पंडारा पार्क में उनका घर था, और ये परिवर्तन नाम की संस्था चलाते थे। हाँ, और पंडारा पार्क के सामने एक पार्क था, आज भी है, उनका घर कोने पे था। वहां हम लोग शाम को फुटबॉल खेलते थे। कौन लोग? हम लोग, हम कई साथी जर्नलिस्ट थे। हाँ। हम तो बहुत जूनियर थे, बाकी लोग भी थे। हाँ। तो वहां पे हम फुटबॉल खेलते थे। तो उस जगह से बड़ा नाता था अपना, रोज का काम था। हाँ। तो हमने बहुत बार देखा अरविंद को वहां पे। तो जब ये दीक्षित परिवार से ही इतने ज्यादा नजदीकी थे तो मुझे कई बार ना शक होता है कि इन लोगों ने इसको होने दिया और ये इतना बड़ा हो गया कि इनके कंट्रोल से बाहर चला गया। तो क्यों होने दिया होगा? मतलब इसके पीछे क्या वो हो सकता है? यही तो बात समझने की है कि कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों थी। जब एक आंदोलन चला, आपने उसको स्टार्टिंग में मैनेज क्यों नहीं किया? क्या सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी कि ये आंदोलन कहाँ से स्पॉन्सर है, इसके पीछे कौन है? क्योंकि जब सरकारें चलती हैं तो उनको सब पता होता है कि अगर ये आंदोलन हो रहा है तो इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसके पीछे कौन है, माइंड कौन है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, क्या विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या देश के ही लोग हैं, सारी जानकारी होती है, सारी संस्थाएं सरकार के पास होती हैं। नहीं, सरकार को पहले से पता होता है, और होने से पहले नहीं, होने से प्लानिंग जब शुरू होती है तब से पता होता है। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ फेल हुई? आप लोग क्यों नहीं समझ पाए कि आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या था 2G स्कैम में? क्या हुआ था 2G स्कैम में? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश के बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई हेडक्वार्टर बुलवाया, कोल स्कैम में भी कई बार खबरें चलती थी। अनिल अंबानी सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, नवीन जिंदल पहुंचे, है ना। मुझे कई बार लगता है कि वो इनसे बड़ी गलती हुई। इस देश के कॉर्पोरेट को आप ऐसा नहीं कर सकते। इस देश का कॉर्पोरेट ही इस देश को चलाता है। हालांकि हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म और समाजवाद, कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं। तो मुझे लगता है वो एक बड़ी गलती थी इनकी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आप को हमेशा साफ रखा, और जो कहते थे कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, उनके जाने के बाद लगता है कि हाँ, वाकई में ही इतिहास जो है उनसे बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से उनको याद किया गया वो एक बड़ी बात थी। जिसने जिस लेवल पे याद किया गया, जिस हिसाब से उनका एग्जिट हुआ जब वो हटे पद से, कितना भारी होगा उनका वो झोला जिसमें इतने ज्यादा आरोप थे, इतने दाग थे, क्योंकि पीएम तो वही थे। हाँ भाई, आप कुछ भी कह लो कि सोनिया गांधी चलाती थी या कोई चलाता था, लेकिन जो कुर्सी पे होते जिम्मेदार तो वही होगा ना। लेकिन जो उन्होंने तब कहा था अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सही साबित हुआ उनके जाने के बाद। लेकिन अच्छा होता कि किसी व्यक्ति के सामने वो सही साबित हो जाता। सही साबित हो जाने के बाद तो आदमी थोड़ी देख पाता है। हाँ। तो हम लोग लौटते हैं अन्ना आंदोलन और उस पे। अन्ना आंदोलन के समय एक चीज और जंतर मंतर से होती थी, अरे ये आपने तो कवर किया, ये मैंने भी बताओ जूनियर रिपोर्टर कवर किया।
वो ये था कि अरविंद केजरीवाल और उस समय जो उनके साथी थे वो जंतर मंतर से फाइलें दिखाते थे और उसमें जो यूपीए सरकार के बड़े मंत्री होते थे उनके नाम लिखे होते थे और उसमें ये था कि इसमें सबूत है इनके भ्रष्टाचार का। एक तो ये बात होती थी। दूसरी अन्ना आंदोलन पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो सबसे ज्यादा निशाना जिस पे रहा वो शीला दीक्षित, उस समय की दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनके घर में एसी कितने हैं, मतलब उनपे गजब के वार किए गए जंतर मंतर से। हर लेवल पर शीला दीक्षित को विलन बना दिया गया दिल्ली में। आप कह रहे हैं कि उनके बेटे से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल जाते थे, ये आपने देखा हुआ है। मेरा आपसे पूछना यह है कि शीला दीक्षित पे जब इस तरीके के आरोप लग रहे थे तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका भरपूर बचाव किया गया क्या? नहीं, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्टी में कोई दो फाड़ थी, क्योंकि शीला दीक्षित बहुत बड़ी क्लोज थी सोनिया गांधी के। शीला दीक्षित एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री थी कांग्रेस पार्टी की जो अहमद पटेल के बगैर सोनिया गांधी के क्लोज थी। बाकियों को वाया अहमद पटेल जाना होता था, लेकिन शीला जी के संबंध बिल्कुल सीधे थे और वो आखिर तक प्रूव भी हुए। दोनों फैमिली बड़ी क्लोज थी आपस में। अब आपने जो कहा ना, मैं आपको थोड़ा सा वापस चलता हूँ। अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था वो करप्शन के खिलाफ था कि हम लोकपाल लेके आएंगे। अरविंद केजरीवाल करप्शन शराब पॉलिसी को बदलने के आरोप में जेल चले गए। ठीक है। अरविंद ने कहा कि मैं वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हूं। शीला दीक्षित के साथ एक गाड़ी थी उनकी ग्रैंड विटारा और एक जिप्सी आगे एक जिप्सी पीछे चलती थी। अरविंद केजरीवाल के साथ की गाड़ी एमजी ग्लोस्टर जो कि 50-55 लाख की आती है और लगभग 7-8 इनोवा सिक्योरिटी की चलती हैं। अरविंद ने कहा कि मैं घर नहीं लूंगा। शीला जी का घर था अकबर रोड से ठीक थोड़ा सा आगे कोने पे, जिस घर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, वो घर शीला जी का था एज ए चीफ मिनिस्टर। इनका शीश महल जिसका बजट था पीडब्ल्यूडी का 8 करोड़ के आसपास और जो जाके गया 45 करोड़ तक रेनोवेशन में, इन्होंने कहा मैं वो नहीं करूंगा। तो जो बातें अरविंद केजरीवाल ने आज तक कही या उस दौर में कही, एक एक्टिविस्ट के रूप में कही, राजनेता बनने के बाद वो सारे काम किए और बल्कि उनसे ज्यादा किए। पता क्या होता है, आपके घर ना कोई चोर चोरी कर जाए आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपके घर कोई आए अरे कहे कि मैं संत हूं, मुझे भिक्षा दे दो। आप अंदर गए भिक्षा लेने के लिए और वो चोरी कर गया, तो आपको हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा कि ये संत कह के आया चोरी कर गया। क्योंकि पता क्या है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से तो लोगों को उम्मीद ही नहीं है। सब जानते हैं भाई अगर ये करप्शन करेंगे ना तो लोगों को उम्मीद नहीं है कि यहाँ कर सकते हैं, कर देंगे, पॉलिटिकल लोग हैं। अरविंद से ये उम्मीद नहीं थी लोगों को। यहाँ पे दो बातें कही जाती हैं। एक, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथी भी जब बात करते हैं हम लोगों से तो वो यही कहते हैं कि मीडिया उनको लेके कई बार बहुत ही कड़े रुख अपनाती है और इस तरीके की आलोचना होती है। लेकिन सवाल वही जो आपने कहा कि आप ही ने ये सब्ज-बाग दिखाए थे कि हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम तो आम आदमी हैं जी। तो अब वो सवाल हो रहे हैं और मुझे लगता है और कड़े लहजे में होने चाहिए वो सवाल। दूसरा जो आम आदमी पार्टी कहती है वो ये कहती है कि मुख्यमंत्री के लिए घर बना, मुख्यमंत्री के लिए गाड़ियां आई, लेकिन हमने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत कुछ किया पिछले 10 सालों में। हमने पानी फ्री कर दी, बिजली के बिल कम कर दिए लोगों के और तमाम सुविधाएं दी। तो इस पे आएंगे, इस पे आपकी राय लेंगे, वो सवाल है मेरे पास। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि जब आंदोलन खत्म हुआ, पार्टी बनती है और पहला चुनाव जो दिल्ली में होता है आदेश जी, उसमें आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त सीटें नहीं थी। 28 सीटें थी। सरकार बनाने के लिए फिर उसी कांग्रेस पार्टी से समर्थन मिलने और लेने की बात हो गई, जिसके कुछ दिन पहले जिसके नेताओं को की आलोचना करके पार्टी बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति थी? अरविंद केजरीवाल की रणनीति तो फिर भी समझ में आती है। मैं ये बात कई लोगों को कह चुका हूं, आज पहली बार ऑन कैमरा बोल देता हूं। कांग्रेस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील किसी ने ठोकी तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेचुरल एनिमी है कांग्रेस के और कांग्रेस भी उनकी नेचुरल एनिमी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक खास एनिमी है कांग्रेस पार्टी के, जो सिर्फ उन्हीं का वोट बैंक खाते हैं। मैं आज भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने ये तय किया कि भैया आप इस आदमी को समर्थन दो और ये मुख्यमंत्री बने। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि मुझे कई बार शक होता है कि इसको ये लोग लेके आए थे पीछे से। क्या जरूरत थी आपको उसको चीफ मिनिस्टर बनाने की? किसने आपको एडवाइस करी है?
अब इसमें एक तर्क हो सकता है कांग्रेस पार्टी का कि हम चाहते थे कि सरकार बीजेपी की ना बने, ठीक है। तो आज 13 से लेके 20 और 24 11 साल बाद आप वही काम कर रहे हो जो आपको 2013 में करना चाहिए था। एक और तर्क दिया जाता है उस मसले में, मैं बस जिक्र करता हूँ, बाकी तो आप उसको बताएंगे बेहतर। वो तर्क ये दिया जाता है कि ये शीला दीक्षित के ही दिमाग की उपज थी कि हम इनको समर्थन देते हैं और हमसे समर्थन लेने और देने के चक्कर में इनका जो अपना कुनबा है, आम आदमी पार्टी का जो अपना कुनबा है, वो ही बिखर जाएगा और उनमें इतने मतभेद हो जाएंगे कि ये टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और फिर मतलब मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। वो टुकड़ा हुआ भी, जैसे कि योगेंद्र यादव हटे, जो प्रशांत भूषण हटे, लेकिन वो फिर अरविंद केजरीवाल ने उसको संभाल लिया। नहीं, वो इसलिए नहीं हटे कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, वो इसलिए हटे कि अरविंद ने उनको हटाया। अरविंद केजरीवाल ने हर उस अपने साथी को उठा उठा के बाहर फेंक दिया जो उसके साथ उस आंदोलन में थे, क्योंकि उन सबको देना पड़ता कुछ ना कुछ, देना वो चाहते नहीं थे। दूसरा, अरविंद का जो स्टाइल है रूल करने का, वो भी वन मैन शो है। जितने लोग साथ में थे, आशुतोष को देख लो, आशीष खेतान को देख लो, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, उनके फादर शांति भूषण, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, किरण बेदी तो खुद से गई, बाबा रामदेव, नहीं खुद से गई नहीं ना, आपने रास्ता ऐसा बना दिया कि आपको जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल बहुत महीन पॉलिटिशियन है, बल्कि कई लोग तो मुझे कहते हैं कि कोई लड़ सकता है ना मोदी से, मतलब उस लेवल का जो अंदर से क्या होता है, वो शब्द में इस्तेमाल करना नहीं चाहता, वो उसी के अंदर है। ये भी कांग्रेस के लोग कहते हैं क्या? हाँ, कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि देखो आप देखो पीएम की रैली होती है दिल्ली में, पीएम की रैली के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक एक पॉइंट का जवाब देते हैं। वो कहते हैं शीश महल, वो कहते हैं राजमहल। अब बोला तो मेरे वाले की बात कर रहे हो, अब अपने की बात करो, आपका जहाज तो इतना बड़ा है, 8,400 करोड़ का है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा करने में कई दिन लगाती है, देखेंगे कौन करेगा, तय कर लेते हैं, मीटिंग होगी, जब तक वो मीटिंग होगी तब तक वो खबर पिट के शाम तक खत्म हो जाएगी, तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी अपने ही स्टाइल से चलती है, उसमें ना उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन वैसे अरविंद केजरीवाल बतौर राजनेता, आप भी ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी से लड़ने में अभी फिलहाल वही सक्षम है? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, थोड़ा इसको कभी व्याख्या करें। इसलिए नहीं मानता क्योंकि अरविंद इज नॉट अ मैन ऑफ कमिटमेंट। जिस जो आप लेके आए थे, जो आपका कमिटमेंट था, आपने वही पूरा नहीं किया। आप हमेशा, आप डे वन से उन बातों से भाग रहे हो। जब आप, क्या हुआ स्टार्टिंग में जब सरकार आई पंजाब में, तो एक लैंड क्रूजर चीफ मिनिस्टर की यहाँ पे भी आ गई अरविंद केजरीवाल के पास। तो किसी ने कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हो? अरे बोला ठीक है ना, जितना जल्दी इसके बारे में बात हुई खत्म हो जाएगा ये गेम। नहीं, इसको फिर से पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, हाँ, वहाँ सीएम चलता है लैंड क्रूजर में। ओके, तो एक लैंड क्रूजर इनको भी दे दी गई, प्लस कुछ कमांडोज भी आए थे पंजाब पुलिस के। तो एक नेता ने कहा कि सर ये आप लैंड क्रूजर क्यों ले रहे हो? लोग इस पे सवाल उठाएंगे, भाई वीवीआईपी कल्चर, इतनी बड़ी गाड़ी 1.5 करोड़ की आती है, 1.25 करोड़ की आती है, क्या मत लो, मतलब चर्चा हो जाने दो एक बार, उसकी खत्म हो जाएगी। हमें भी ये पॉलिटिशियन बनना है, पूर्ण पॉलिटिशियन। तो अरविंद में कमिटमेंट नहीं है, वो अपनी हर बात से मुकरता है। लेकिन तेजी तो है, राजनीतिक तेजी। सिर्फ तेजी काम नहीं करती। अरविंद पहली बार 11 साल के अपने राजनीतिक करियर में एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं, पहली बार। सीटें चेंज कर रहे हैं, टिकटें काट रहे हैं, जेल से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को ज्यादा टिकटें दे रहे हैं, जेल से आए हैं, अकेले नहीं आए, 5 लोग साथ में और थे। आपका तो एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पहला इम्तिहान है ये। अभी तक तो आप बहाव में जीतते आए हो। तो अरविंद में ना, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, अरविंद बहुत ज्यादा चालाक है, मतलब बहुत ज्यादा चालाक है, लोमड़ी है वो, मतलब कब पलट जाएगा, कब रंग बदल देगा, वो कोई भरोसा नहीं है। सुबह कांग्रेस पार्टी गाली देंगे, शाम को आके समझौता कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता राजनीति। राजनीति में ना जनता आखिर में देखती है कि आपकी बात का वजन होना चाहिए। मैं उसको पॉलिटिशियन मानता हूं जिसकी बात का वजन है। कह दिया तो कह दिया भाई, खत्म होगी बात, नुकसान फायदा बाद में देखेंगे। मेरा सवाल था, ये आगे था लेकिन अभी आ गया। जो ये अभी एक वरुण ग्रोवर हैं, अगर आपने उनकी कॉमेडी का नया सेट जो है वो सुना होगा, वो इसी पे है
कि जैसे होता है ना लड़के लड़कियों नए लड़के लड़कियों में प्रेम होता है कि सुबह में लड़ लिए, ब्रेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, शाम में फिर एक फोन आ गया, दोनों साथ में कॉफी पी रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का रिश्ता इसी तरीके का है। पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी का विरोध करके, जैसे हम लोग बातचीत कर चुके हैं, कुछ ही दिन बाद जो है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन की बात चली, अभी फिर लोकसभा में इंडिया गठबंधन बना, अरविंद केजरीवाल 2019 में भी समझौते की बात 2019 में भी समर्थन की बात, समझौते की बात, लोकसभा चुनाव में समझौते की बात हुई, लोकसभा चुनाव में समझौते। अब हरियाणा में समझौता नहीं होता, दिल्ली में अलग अलग लड़ने की बात होती। तो आदित्य जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, ऐसे में जनता और वोटर कैसे भरोसा करे, कांग्रेस पार्टी का भी कैसे करे, आम आदमी पार्टी का भी कैसे करे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या हुआ जब 2020 में सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की, 2019 में बीजेपी को 303 सीट मिली, लेकिन 20 में जब इलेक्शन आया उसके 6 महीने बाद तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पूर्ण बहुमत से जीत के आए। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सेलिब्रेट किया कि हमने बीजेपी को रोक दिया, लेकिन कुछ नेताओं ने ये कहा कि आप लोग अपना घर बर्बाद करके कब तक पड़ोसी की खुशी पे हंसते रहोगे। तो इस बार ये फैसला लिया गया कि भैया हमें चुनाव लड़ना है जोर शोर से, सरकार भले ही बन जाए बीजेपी की, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से, हमें अपना वोट बैंक वापस चाहिए जो आम आदमी पार्टी के पास है। इसीलिए इस बार कांग्रेस पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है आपको। लेकिन आप ही का ट्वीट है, मैंने अभी देखा कि भाई जोर शोर से आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की बात हुई, और जो अजय माकन है उन्होंने कहा था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल कैसे देशद्रोही है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया। उस पर भी आता हूँ। देखिए, उसमें इंडिया अलायंस के कई सहयोगियों ने जिन्होंने समर्थन भी दिया अपना, अब तो सबने दे दिया। सबने नहीं दिया, 3 लगभग पार्टियों ने दे दिया। तो उन सब ने राहुल गांधी को फोन करके ये कहा कि ठीक है आपके अटैक कीजिए, लेकिन इतना पर्सनल नहीं कि देश विरोधी हैं। वो एक पार्टी के मुखिया हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अब तो एक पॉलिटिशियन है और हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है एज ऑफ नाउ। तो फिर राहुल गांधी ने, जहां भी वो हैं विदेश में, उन्होंने मैसेज कन्वे किया अजय माकन को और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया। लेकिन बावजूद उसके, अगर मैं उस एक शब्द को छोड़ दूं, देश विरोधी हैं, बाकी तो काम सब चल रहा है। कल अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या कहा कि हमारे में हमारे जो मेन विरोधी हैं वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि देखिए, ये बात सही है कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ेगी, वो 4-4.5% से बढ़ के 7%, 8%, 9%, 10% कहीं भी जाकर रुकती है, तो उतना ही फायदा, उतना नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा, उतना ही फायदा बीजेपी का होगा। हो सकता है सरकार बीजेपी की बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फायदा देता है कांग्रेस को, उसके काडर को, उसके वर्कर को। जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टीज आके खड़ी हुई है और जिसने कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खाया है, वहां कांग्रेस पार्टी कभी वापस नहीं आ पाई। आप ये कह रहे हैं, उदाहरण देता हूँ, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में देख लीजिए लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उत्तर प्रदेश मायावती, अखिलेश यादव, जगन रेड्डी आंध्रा में, ठीक है, जहां जहां जिन जिन राज्यों में अब रीजनल पार्टीज है ना, उन सब के पास कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। तो ये एक राहुल गांधी को पंजाब के, विदाउट नाम लिए बता रहा हूँ, और दिल्ली के नेताओं ने, अब नाम तो कभी लेते ही नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि सर हमारा असली दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन अरविंद केजरीवाल है। पूरे तर्क दिए गए, समझाया गया। एक शादी थी चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिन पहले, एक बड़े वकील है उनकी बेटी की, वहाँ राहुल गांधी गए हुए थे, तो वहाँ एक पंजाब के नेता मिले उनको, तो उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि नहीं सर, अगर हम दिल्ली में उनको रोक पाए तो पंजाब में सरकार हमारी बन जाएगी, और आज की डेट में हमें स्टेट्स की आवश्यकता है। तब राहुल गांधी इस बात को माने और ये कहा कि ठीक है आप लोग चुनाव लड़ो अच्छे से, और मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ हूँ जब आप कह रहे हैं, तो आपने कुछ दिन पहले बताया था कि जो अभी कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, देवेंद्र यादव, हाँ, उन्होंने एक दिल्ली में यात्रा की, पद यात्रा की थी। हमारी आपकी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि आखिर फेज में राहुल गांधी शामिल होंगे, शामिल नहीं हुए, वो तो हो नहीं पाए। वो तो कैसे साथ हैं? नहीं, वो तय था, प्लान था, सब कुछ था, उसके लिए पोस्टर्स भी लग गए थे, पूरा कैंपेन तैयार था, लेकिन किन्हीं पर्सनल कारणों से उसमें शामिल नहीं हो पाए। उसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है, उसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है। दो बातें जिस पे मुझे आपकी व्याख्या चाहिए। एक, सबसे पहले आपने कहा कि, और ये नोट करने वाली बात है जो आपने कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, जो कि लड़ रही है, आपको लग रहा है कि लड़ रही है, अच्छे से लड़ रही है, ठीक है। तो
उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और फायदा बीजेपी को होगा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी है। थोड़ा इसको और समझाइए। मुझे लगता है अच्छी इसलिए है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना काडर खड़ा कर पाएगी, अपना वोट बैंक वापस ले पाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है, कुछ सीटें निकाल पाएगी, वो सब चीजें आम आदमी पार्टी के वोट बैंक से घटेंगी। बीजेपी का 35 से 36% इंटैक्ट वोट है उसका, भले ही 26 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है, दिल्ली की सत्ता से। लास्ट मुझे लगता है कि 98 में इनके मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद 15 साल शीलाजी रही, 11 साल से अरविंद केजरीवाल हैं। अब देखो, एक लहर चली 2014 में। हाँ, क्या लहर थी, लेकिन 15 में बीजेपी फिर हार गई दिल्ली में। 19 में फिर लहर चली, 303 सीट आई 272 से बढ़ के। 20 में फिर बीजेपी हार गई, और तीसरी बार फिर बीजेपी आई 240 सीटों के साथ। तो ये इस बार बीजेपी की लीडरशिप का इम्तिहान है, फिर से तीसरी बार। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गए आपस में, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को। जिस हिसाब से, जिस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो दिख रहा है कि ये अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित को टिकट दे दिया अरविंद के खिलाफ, अलका लांबा को भेज दिया आतिशी के खिलाफ। तो जो टिकटें बांट रहे हैं ना, ये उसमें पता लग जाता है आदमी को। इस बार जो टिकट बंटवारा हो रहा है दिल्ली में, उससे आप संतुष्ट दिख रहे हैं? नहीं, मेरे संतुष्ट से क्या होता है, नहीं, बतौर पत्रकार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन बाकी समय आपने बताया है ऑफ कैमरा में कि कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, टिकट बांटने में ही गुटबाजी हुई है, अलग अलग कैंप के लोगों ने अपने अपने ऐसे लोगों को टिकट दिलवा दिया जो सीट नहीं निकाल सकते थे। उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, इस बार ये लोग अच्छी तैयारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि इन पिछले 11 सालों में मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं लगा। लेकिन उसके बाद भी, हालांकि आपको ऐसा लग रहा है, उसके बाद भी जब आप देखते हैं अभी दिल्ली में चुनाव का जो माहौल है उसको आप देखते हैं, तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी ही दिखती है। कांग्रेस वो तो वही दिखेगी। हाँ, देखो, कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली में कुछ खोने के लिए नहीं है, जो कुछ है पाने के लिए है। तो वो चाहेंगे कि हम कुछ भी पाएंगे ना, वोट शेयर पाएंगे, सीट पाएंगे, कार्डर में मैसेज जाएगा, कुछ तो होगा। देखो, जीरो से शुरुआत हो रही है, जीरो पे है। हाँ, 2 टर्म से। बिल्कुल हाँ। मैंने क्या कहा, कुछ भी खोने के लिए नहीं है, जो कुछ पाने के लिए है। तो लड़ो, हमारे पास क्या खोने के लिए, कुछ भी नहीं है। हमारे पास हमारे दर्शक हैं जो हमें बताएंगे अगले हफ्ते कमेंट करके। लेकिन इसके पहले कि मैं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर कुछ बातचीत करूंगा आपसे, राजनीतिक तौर पे दिल्ली को लेकर के एक आखिरी सवाल। हर चुनाव में जो कि बाहर के स्टेट में होता है, आपका एक आकलन पेश होता है चुनाव शुरू होने से पहले, फिर बीच में, और फिर रिजल्ट से ठीक पहले, है ना? और वो समय समय पे आप उसको रिवाइज भी करते हैं। अभी मैंने इस पे काम नहीं किया। नहीं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी जो माहौल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है शीश महल को लेकर के, आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का घर देखेंगे, ये लड़ाई आपको कैसी लग रही है दिल्ली की? नहीं, देखिए, आप 2020 में चलो, शाहीन बाग का प्रदर्शन चल रहा था, याद है? हाँ, मुझे याद है। कितनी महिलाएं और बच्चियां और बच्चे इतनी सर्दी में बैठे हुए थे। हाँ। अरविंद केजरीवाल एक दिन भी वहां नहीं गए। वो तब तक जो दिल्ली का अभी बिल पास हुआ है ना, जिसमें सारी पावर्स ट्रांसफर कर देगी एलजी को, हाँ। तब तक वो पास नहीं हुआ था। तो उन दिनों बहुत ज्यादा पावर थी अरविंद केजरीवाल के पास। तो वो विज्ञापन के जरिए बड़ा अच्छे से खेलते थे, भारी भरकम विज्ञापन जाता था और उनकी शर्तों पे इंटरव्यूज होते थे। तो उन्होंने पिछली बार जितने इंटरव्यूज दिए थे वो सब पता कैसे दिए थे, इंटरव्यू होता था और फिर वो आखिर में आंख बंद कर लेते थे, उधर से कैमरा जूम होता था उनके चेहरे पे और वो हनुमान चालीसा गाते थे। याद करना आप, और मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू में आप उसको साइड में मैं चलाता हूं विजुअल। हाँ, ठीक है। हर चैनल का इंटरव्यू मुझे अच्छे से याद है। कैमरा जूम इन चेहरे पे और फिर आंखें बंद और फिर भैया हनुमान चालीसा गा रहे हैं। इसलिए कहता हूँ ये बहुत बड़े वाला है, ऐसे नहीं बोलता मैं। एक दिन शाहीन बाग नहीं गए, फिर दंगा हुआ, कहीं तरह का दंगा हुआ। हाँ। दिल्ली में हुआ, उधर ओखला की तरफ हुआ, जहाँ वो यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, जामिया, उस तरफ कई बच्चे हैं, कई सारे लोग जेल में अभी तक भी। तो पिछली बार का चुनाव भी कम हल्का नहीं था।
एक ही फर्क है, क्या फर्क है? कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, इस बार लड़ रही है, हम्म, ये फर्क है। तो ये तो चलेगा, अभी शीश महल राजमहल चलेगा, ये तो अभी नैरेटिव सेट हो रहा है, शुरुआत है, अभी तो कई नैरेटिव और भी आएंगे। आपके हिसाब से और कितने दिनों में तेजी और देखने को मिलेगी, मतलब अगले देखो कुछ दिन? चुनाव जो सेट होता है ना, हाँ। वो लास्ट वीक में जाके होता है, अच्छा, लास्ट वीक में चुनाव सेट होना शुरू होता है, हाँ। और आखिर के 4 दिन में फिर 5 फरवरी को वोटिंग है। 5 को वोटिंग है ना, हाँ, तो आप ये लगा के चलो कि 26 जनवरी के बाद हाँ, 27-28 को चुनाव जो है शुरू वो होगा जिस दिल्ली। मोड में आएगा, उससे समझ में फिर आएगा। वो कंसिस्टेंटली वहां अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो आखिर के 3-4 दिन में जो है ना चुनाव जो है वो टिक जाता है। चलिए, फिर ना उसमें एक चीज होती हाँ, है, बताइए। आखिर के 3-4 दिन में फिर ये देखना होता है कि कौन सी पार्टी कितना अच्छा मैनेज करती है, बूथ मैनेज करती है, अपने वोटर को बूथ तक लेके जाती है। वो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जो जिसमें दोनों पार्टी एक्सपर्ट है, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी। कांग्रेस को आप नहीं नहीं, गिनाए? संगठन क्या है इनके पास, क्या है बताओ? यही ईमानदारी, इसी ईमानदारी के तो कायल हैं हम और हमारे दर्शक। अब जितनी नहीं, बेबाकी मैं से तो देखो, फिर मुझे कहेंगे कि ये इनका कुछ निजी है उसके साथ, वेणुगोपाल के साथ। मैं वही सोचूं कि अभी तक नाम ना आए हाँ, तो बताता हूँ क्यों। हाँ, हाँ। संगठन महासचिव का काम होता है कि आप संगठन खड़ा करो पूरे देश में, ना कि आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ हर जगह जाओ, जहां वो जाए आप वहीं जाके खड़े मिलते हो। आप संगठन छोड़ के बाकी सब करते हो। चलो आपके स्टेट की बात करता हूँ, बिहार की 4 महीने से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लिस्ट दे रखी है संगठन महासचिव को, आज तक नहीं बनाई। आप संगठन छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में इनके पास संगठन नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। दिल्ली में क्या कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और मेरा एक सवाल भी था कि जिसको आपने बता भी दिया वो रह भी गया, जो आपने बोला था कि कांग्रेस पार्टी की ताबूत में आखिरी कील जो है वो अरविंद केजरीवाल ने ठोकी, और इसी वजह से आप और देखिए वो कील आज तक नहीं निकल पा रही है। वो अभी भी नहीं निकल पा कहाँ रही। निकल पाई? 44 सीटें आई आपकी, आई 2014 में, 52 आई 19 में, 99 आई 24 में, कहाँ निकल पाई वो कील? वो कील आज तक चुभ रही है। चलिए, आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली एनसीआर में नहीं, दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार के जो कामकाज है उसका थोड़ा सा 5-10 मिनट में एक आकलन पेश करना चाहता हूँ मैं। आपको क्या लगता है ये जो दिल्ली सरकार का 200 यूनिट वाला जो मामला है, आपको उसका फायदा मिलता है? मुझे कहाँ मिलता होगा? मतलब बिजली का बिल आपको कम तो आता होगा आपको? मेरा तो कम नहीं आता भाई, आपको आता तो मुझे पता नहीं, मुझे कोई उसका फायदा नहीं है। पानी का? उसका भी नहीं है। मेरा पानी का बिल लगभग 1000 रुपये आता है महीने का। अच्छा, अब बिजली का अगर आप बता सकें। वो तो सर्दी में थोड़ा कम हो जाता है, गर्मी में ज़्यादा होता है। अच्छा, जैसे पिछले महीने 5000 आया था, इस महीने 3300 रुपये आया है, तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलता उसका। ओके, ओके, ओके। दूसरा मुझे ये बताइए, कभी आप मोहल्ला क्लिनिक गए दिल्ली देखने समझने? मैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ देखा मैंने, वो बोर्ड लगा हुआ है, बंद ही रहता है वो। अब साउथ दिल्ली में रहता हूँ, हो सकता है ज़्यादा लोग ना जाते हो। जहाँ कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जहाँ थोड़ा एक्सटीरियर में है, हो सकता है वहाँ ज़्यादा हो, पर मुझे इसकी समझ नहीं है, मैं गया नहीं कभी। मतलब मैं आप गए कभी? हाँ, मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में गया, 1-2 जगहों पे गया, 2 मोहल्ला क्लिनिक में गया पिछले कुछ समय में, देखने समझने ही। मुझे अच्छा ये लगा आदेश जी कि बहुत से ऐसे लोग हैं दिल्ली में जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, और जिनकी सर्दी खांसी बुखार जैसी जो बीमारी होती है, जिसमें आप नॉर्मल प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं तो 500 रुपया तो उसका विजिटिंग फीस ही है और दवाई है, वो कम से कम वहाँ पे फ्री तो मिलता है। जहाँ पे आपने देखा? हाँ, मैंने देखा है वो, मतलब मैंने वो देखा, मुझे लगता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एक जो शुरुआत है मोहल्ला क्लिनिक की, कि जो पहले होता था कि सरकारी अस्पताल होगा, भारी भरकम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वहाँ न डॉक्टर होंगे न दवाई होगी, लेकिन वो यहाँ पे है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ वहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं और जो दवाई देने वाले लोग हैं उनका पर पेशेंट के हिसाब से हिसाब है। अच्छा भाई, एक डॉक्टर जितने को डील करेगा उसका पर पेशेंट के हिसाब से उसका पे बनेगा, मेडिसिन देने वाले नर्स या जो भी उनका भी बनेगा। तो वो एक चीज़ मुझे लगी कि इसमें है। आखिर में, हालांकि ये दिल्ली पे सेंट्रिक शो था हमारा, लेकिन मुझे अभी ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में बहुत हलचल चल रही है। एनसीपी गुट में लगातार खबरें आ रही हैं। आपने भी बोला एक दिन ट्विटर पे
कि महाराष्ट्र में सुगबुगाहट है, एक दूसरे की तारीफ हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है जल्दी से बस बता दीजिए। मुझे पता है आपको जाना है, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इस देश के एक जाने माने उद्योगपति हैं, जिनका नाम नहीं लेंगे आप, जनता समझ जाएगी, कोई पता है बात। सबको, हाँ हाँ, सबको पता जनता को सबका पता है। है। और उनके बड़े नज़दीकी रिश्ते हैं शरद पवार के साथ, एनसीपी के साथ, दोनों ही गुटों के साथ। उन्होंने ये पहल शुरू की है और एनसीपी का मर्जर हो रहा है और होपफुली इसी महीने में हो जाएगा। हाँ, तो शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी एक होने जा रही है। अब जब ऐसा होगा तो फिर सुप्रिया सुले जो है वो, उनके लिए कोई बेहतर पद तलाश किया जाएगा दिल्ली में, हो सकता है कैबिनेट में शामिल हो जाए। तो एक तो ये मर्जर हो रहा है। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ये भी चाह रहे हैं कि शिवसेना भी हमारे साथ आ जाए, उद्धव ठाकरे भी, ओके, अलाई के रूप में। हाँ, उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आएगी कि दिल्ली की जो लीडरशिप है वो क्या सोचती है ठाकरे के बारे में, क्योंकि इनको ये लगता है कि 2019 में उन्होंने हमें धोखा दिया था। अब उस राजनीति में धोखा कुछ नहीं होता, ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त। तो एक वो उसमें एंगल फंसा हुआ है। दूसरा, फिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अगर दो पार्टियां जिसके चार टुकड़े, मतलब जिनके चार हिस्से हैं, वो दो वापस हो जाती हैं, तो ये दोनों ही, हालांकि एनसीपी नेचुरल लाई थी कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो शरद पवार ने, एनसीपी ने उनको समर्थन दे दिया था, ठीक है। तो शरद पवार ऐसे हैं कि वो सबके हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर कांग्रेस वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टी हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत अच्छा मौका होगा कि वो अपने आप को पूरे राज्य में खड़ा कर सकें। लेकिन ऐसे इनके भाग्य नहीं है कि ये ऐसा करें, क्योंकि इनके पास भाग्य नहीं कि कर्म नहीं है। कर्म नहीं, एक ही बात है, कर्म भाग्य लगभग जुड़े हुए हैं आपस में। अगर आपका भाग्य ठीक है तो कर्म अपने आप ठीक हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है कर्म अगर आप करेंगे अच्छे से तो शायद भाग्य भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। नहीं, आपकी मेरी इसमें अलग मतभेद है हमारी सोच में। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, अब बात कंप्लीट। मेरा ऐसा मानना है कि भाग्य कर्म से बड़ा है। बहुत लोग टैलेंटेड घूम रहे हैं ना नीचे, जाके देख लो, बेचारा भाग्य काम नहीं कर रहा, वो अलग बात है। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब लीडरशिप क्राइसिस है महाराष्ट्र में या ज्यादातर स्टेट्स में, इनके पास कोई पैन महाराष्ट्र नेता नहीं है। लेकिन अगर शिवसेना के दो गुट एक हो जाते हैं, एनसीपी के दो गुट एक हो जाते हैं, जो कि होने जा रहे हैं इस महीने के अंदर, तो बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस पार्टी के पास कि वो पूरे विपक्ष का स्पेस ग्रैब कर ले। ये थी महाराष्ट्र की बात। ये है महाराष्ट्र की बात। और लगे हाँ तो थोड़ा सा मैं बिहार भी बतिया लूँ, मेरा लालच बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने, पहले प्रशांत किशोर कहते थे कि आंदोलन बुरी चीज है, आंदोलन नहीं करना चाहिए, देश का नुकसान होता है। अभी अनशन पे हैं वो, देखा आपने, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई, जो लोग प्रधानमंत्री बनाते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, है ना, एक एक कैंपेन का 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ लेते थे, 3 दिन में आईसीयू में पहुंच गए ना। राजनीति एक चैलेंज है, इतना आसान नहीं है ये। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी इन्होंने एक बाई इलेक्शन लड़ा है बस, उसमें जो रिजल्ट था आपको पता ही है जी। अब ये छात्र राजनीति का, देखिए बिहार प्रोटेस्ट में, बिहार जो है ना, बिहार आंदोलन के लिए, किसी भी तरह के आंदोलन के लिए बहुत फर्टाइल लैंड है। और ये तो छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो अभी ये लिटमस टेस्ट है, इम्तिहान चल रहा है प्रशांत किशोर का एक नेता के रूप में। देखते हैं कि जो व्यक्ति सीएम पीएम बनाते थे वो अपने लिए क्या बना पाएंगे, और बिहार की धरती उन्हें एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि बिहार की धरती बहुत क्रांतिकारी धरती है। प्रशांत किशोर को आशीर्वाद देगी या नहीं देगी, ये आगे पता चलेगा। इसी साल पता लग जाएगा, इसी साल पता चल जाएगा बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा तो। लेकिन उनके साथ समस्या ये है ना कि वो लोग ना उनकी विचारधारा समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसके साथ हैं। अभी है भी नहीं, मुझे लगता है वो ढुलमुल है। कोई कहता है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कोई कहता है कि फलाने देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई कहता है खुद के लिए कर रहे हैं। तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, जनता के बीच में आप क्लियरिटी से नहीं जाओगे। एक वैनिटी वैन ने उनके पूरे परसेप्शन की बैंड बजा दी। सही, राजनीति सारा खेल ही परसेप्शन का है। सही बात। राजनीति योग्यता से नहीं आती, योग से आती है। तो हालांकि उसको कहीं दूर खड़ी कर लेते हैं वो, ठीक है, या कोई आसपास कोई किसी होटल में कोई ढंग का बाथरूम करके रूम वूम लेके सेट कर लेते। लेकिन वो जो दिखी ना, आंदोलन कर रहे हो वैनिटी वैन में, और उसका पूरा डिटेल आ गया उसका। शाहरुख खान की मूवी थोड़ी बन रही है ये। बिहार के पटना में गांधी मैदान में आंदोलन हो रहा है वैनिटी वैन के साथ।
यहाँ समस्या है। ये चूक गए थोड़ा सा। चूक अरे कॉर्पोरेट कल्चर से आया ना, तो अभी तो कई बार चूकेंगे। चलिए, आपने बातचीत में एक बात कही, मैं बस उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा आपने कहा कि मेरा गृह राज्य है बिहार, और बिहार के ज़्यादातर लोगों को अपने राज्य पे किसी भी बात पे गर्व हो जाता है। ये बात आपने कही ना कि किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी तरह के आंदोलन के लिए बहुत फर्टाइल जगह है। हो सकता है इस पर भी बहुत लोगों को गर्व होने लगे, लेकिन मेरा मानना ये कि चूंकि समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, हर वर्ग की समस्या है, छात्रों की समस्या है, किसानों की समस्या वहाँ ज़्यादा है आदेश जी। मतलब वहाँ बिहार में इतनी समस्याएं हैं कि इसलिए आप जिस मुद्दे पे चाहे आंदोलन खड़ी कर सकते हैं। भाई पिछले 4-5 साल से तो हम भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ किसान सड़क पे ही बैठा है बेचारा, हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, क्लर्क से लेके और सर्विस कमीशन तक के। तो कहाँ किस राज्य में समस्या नहीं है? लेकिन ये देखो ना, उसके बाद उसी भी जनता वोट दे रही है। हाँ, ये भी है। ये देखो, इसको कहते हैं योग, या योग्यता नहीं है, योग है। इसको मुझे लगता है ये राजनीति है जो आंख में धूल झोंक देती है और लोग अपने मुद्दे भूल जाते हैं और फिर जाति पे, धर्म पे और उस पे वोट देते हैं। यार इस एक बात आखिरी बोल देता हूँ प्लीज, कि इस देश में ना आज टैक्स राज चल रहा है। टैक्स राज चल रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार, व्यापारी, इन सब से टैक्स के जरिए जनता का पैसा सरकार ले रही है, और ले नहीं रही है, खसोट रही है, और उसको रेवड़ी के जरिए जनता में दे रही है ताकि उनको वोट मिल जाए। पता क्या होता है, किस कीमत पे आप क्या कर रहे हो, हर चीज की कीमत होती है। जनता को ही लूटा जा रहा है, जीएसटी की फॉर्म में, इनकम टैक्स की फॉर्म में, रोड टैक्स की फॉर्म में, टोल टैक्स में, ठीक है। कितने तरह के टैक्स है ना, हमें पता ही नहीं है, हम तो बस दिए जा रहे हैं। अब कल यहाँ घोषणा की गई कि 25 लाख रुपए का हम इन लोगों को इंश्योरेंस देंगे, रोड एक्सीडेंट वाला। नहीं, अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में घोषणा की, कांग्रेस पार्टी ने की, अशोक गहलोत ने की, क्योंकि वो उन्होंने वहां भी किया था, राजस्थान में भी। कोई ये नहीं कह रहा है कि मेरे जैसा जो मध्यम वर्गीय आदमी है, जो टैक्स भी पे कर रहा है, उसके लिए भी तुम 25 लाख का इंश्योरेंस दोगे या उसको राशन मुफ्त दोगे, ठीक है। हमसे तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी सारा टैक्स ले रहे हो, जीएसटी। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ ना इस देश में, नेताओं को अपनी कुर्सी बचानी है बस, और बाकी सब भाड़ में जाओ। इसमें मेरा एक अलग टेक है, इसी के साथ खत्म कर देंगे। आपको कुछ कहना हो तो कहिएगा। वो ये है कि हमारी समाज में 3 वर्ग अगर हम बांट लें, एक तबका है जिसको रोटी, कपड़ा, मकान और इलाज अभी भी भारी पड़ रहा है, जो आप कह सकते हैं जो समाज का सबसे निचला तबका है। एक मिडिल क्लास है जो ठीक ठाक कमाता है, ढंग का एक घर है, गाड़ी है ना वो, और एक है तो अपर का क्लास है जिसके पास सब कुछ है ना, जो देश भी चलाता है कुछ मायनों में। अब ऊपर वाले को क्या चाहिए? टैक्स में बेनिफिट चाहिए, उसका बिजनेस बढ़ता रहे, तो वो उसको मिल रहा है ना, वो उसको मिल रहा है, सरकारें दे रही हैं, सारी सरकारें दे रही हैं, कोई एक सरकार इसमें अपवाद नहीं है। निचला तबका जो है उसको क्या चाहिए? भाई हमारे लिए अनाज का व्यवस्था कर दो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दो, बाकी तो मैं कमाना खाना ही है, तो उनके लिए वो हो रहा है। जो बीच वाला तबका है, इसको असल में चाहिए क्या? इसको चाहिए गर्व करने के मौके, है ना, कि भाई हम, एक मिनट मैं कंप्लीट करूं, कि हम बहुत तेजी से विश्व गुरु बन रहे हैं, है ना। कश्मीर में धारा 370 हट गया तो हम वहाँ प्लॉट खरीद लेंगे, है ना। राम मंदिर बन गया तो हिंदुत्व मजबूत हुआ। तो ये गर्व करने के मौके मिडिल क्लास को सरकार दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी चीज है। बाकी टैक्स वैक्स तो देना ही है, आपके पास है तो आप देंगे ही। चलो हम धन्यवाद देते हैं सरकार का कि उन्होंने हमें गर्व करने का मौका दिया। चलिए, इसी नोट पे खत्म करते हैं ऑफ कैमरा। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।